प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते, मैं लल्ला सर। इसके पहले के लेक्चर में द्विघात समीकरण में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण के बता दिए थे और ये पार्ट 2 द्विघात समीकरण को हम आज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजें करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज जितनी हो सकती हैं आज के लेक्चर में होगी और इसके बाद द्विघात समीकरण का पार्ट 3 लेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के अतिरिक्त आर.डी. शर्मा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, जो है 4.1। अब 4.1 देखिए, इसके सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूँगा, आप लिंक पे जा कर के मेरा पहला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं द्विघात समीकरण में, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है द्विघात समीकरण का, वो समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4.1 एक्सरसाइज में है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब देखिए, कल भी मैंने ये चीज़ बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पहला दिया है x+1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x-3। आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² + bx + c = 0। हमें कोई भी समीकरण दे दे तो हमें करना क्या है कि इस फॉर्म में हमें लाने का प्रयास करना है। अगर वो इस फॉर्म में बनता है तब तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और अगर नहीं बनता तो नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है, देखिए, अगर आप इसको हल करो तो x+1 का होल स्क्वायर यानी x² प्लस का 2x प्लस का 1 ये आया, दिस इज इक्वल टू 2x - 6। इसको सॉल्व किया हमने। अब अगर सबको इधर उठा लाओ, क्योंकि एक साइड पे तो 0 रखना है, तो x² + 2x + 1 बराबर कि इधर 2x को लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। 2x से 2x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, बचा x² + 2 + 1, 2x तो कैंसिल हो गया, तो प्लस का 7 ये क्या आ गया 0। अब देखो, ये x² + 1 = 0 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 0 × x + 7 = 0, है ना। तो ये द्विघात समीकरण देखिए है। अब आप सोचोगे कि यार इसमें x नहीं है, तो x नहीं है तो उसका गुणांक आप 0 मान सकते हो, क्योंकि जो ABC इसमें है वो सब कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, और गुणांक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। कल मैंने आपको बताया था कि B या C में से अगर कोई 0 है या B और C दोनों 0 हैं तो द्विघात समीकरण होगा, मगर वो इनकम्प्लीट द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम दूसरा नंबर भी देखें तो x² - 2x = -2 × ये दिया है 3 - x। तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा, है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और माइनस प्लस का कितना आ गया 2x। एक साइड पे 0 लाना है, तो देखिए x² - का 2x ये भी हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। अर्थात ये आया x² - का 4x प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax² + bx + c के रूप का है, यानी ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हो, और सबके करने का यही तरीका होगा। और एक क्वेश्चन आप देख लो, हम इसमें दिखाई देते हैं आपको 6वें नंबर का एक क्वेश्चन है। कई भाग हैं तो उसमें से एक भाग आप और देख लीजिए, 6वें नंबर का है, और वो है x² - 2x, सॉरी ये नहीं है, ये है x² + का 3x + का 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको भी पूछा है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है। अब आपने देखा कि x² दिखाई दिया और आपने तुरंत कह दिया कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि द्विघात समीकरण को आपको पहले इस रूप में बनाना होगा, है ना। इस रूप में जब आप बना लोगे तभी आप कह पाओगे कि द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इसे आप सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 आया। अब सबको एक साइड पे लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, क्या बचेगा 3x 4x, तो कितने हो गए 7x, और माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का पद तुम्हें दिख रहा है क्या, तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो इसका मतलब है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो, क्योंकि सबको सॉल्व करके आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण ये बनता है कि नहीं बनता। तो अगर आप चाहें तो ये पूरे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। नीचे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, उस कंडीशन को देख करके आपको द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, बनाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया, क्षेत्रफल। लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब देखिए कहा है यहाँ पर कि जो लंबाई है, लंबाई ये चौड़ाई के दुगने से यानी चौड़ाई गुणे 2 उससे एक अधिक यानी +1 है। तो कह रहा है भूखंड की और लंबाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण बनाओ। क्वेश्चन देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी से एक ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसको हम चर के रूप में लेते हैं। जैसे हमने कहा माना जो चौड़ाई है वो x मीटर है, चौड़ाई को हमने अगर x मीटर माना तो लंबाई को कहा गया है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अगर चौड़ाई आप x मानोगे तो लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई का दुगना यानी 2x और उससे एक अधिक है तो +1 कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के चौड़ाई आ गई x मीटर और लंबाई आ गई 2x + 1 मीटर। हम जानते हैं कि जो एरिया यानी क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। तो चूंकि क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल हमको दिया है 528 तो ये हो गया 528 बराबर लंबाई है 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितना है x। तो देखिए ये आएगा 528 बराबर 2x का x में गुणा करो तो 2x का स्क्वायर और प्लस कितना x। 528 को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, अर्थात द्विघात समीकरण बन के आया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। इतना ही पूछा था, इसको हल करने के लिए नहीं कहा है, कहा है आपको केवल द्विघात समीकरण बना के बताना है। तो राइट है, समझ में आ गया। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को, आपके पास किताब हो तो आप पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करिए। देखिए सवाल लगाने का तरीका है कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ डालो, पढ़ करके आप इन क्वेश्चन में सोचो कि क्या पूछा है, जो पूछा है उसको मान लो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन में कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का
गुणनफल ये बराबर दिया है 306। तो कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखो जरा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर आप देखो तो जैसे आपने कहा माना प्रथम पूर्णांक, यानी आप किसी एक को मान लेना, तो माना प्रथम पूर्णांक बराबर है x। क्रमागत क्रम से आने वाला यानी जस्ट इसके आगे वाला पूर्णांक, तो कोई भी नंबर है अगर आपके पास और आपको उसके जस्ट आगे वाला नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, उसमें +1 कर दोगे। जैसे 3 है तो 3 के आगे +1 करो तो उसका अगला आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर माना प्रथम पूर्णांक ये x है, इसलिए दूसरा पूर्णांक ये बराबर हो जाएगा x + 1। अब इनका गुणनफल है 306, इसलिए हम दोनों का गुणा कर दें तो x × x + 1 ये बराबर हो गया 306। गुणा करो तो x का गुणा x² + x बराबर हो गया 306। 306 को इधर उठा लाओ तो x² + x - 306 बराबर 0। यही इसका क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, दूसरे का दूसरा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसका दूसरे का ही क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, हमें इस प्रश्न में केवल द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आयु संबंधी जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले 3 वर्ष पहले पूछे तो 3 वर्ष कम करना है, 3 वर्ष अधिक कहे तो 3 वर्ष ज़्यादा करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब अगर आप कहो कि माना रोहन की आयु ये है x वर्ष, वर्तमान आयु आपने मान लिया, माना रोहन की आयु कितनी है x वर्ष, तो कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए जो माँ की आयु हो जाएगी ये इससे 26 वर्ष बड़ी, यानी x + 26 वर्ष। तो रोहन की आयु अगर x है तो रोहन की माँ की जो उम्र होगी वो x + 26 हो जाएगी। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेना है। तो 3 वर्ष बाद जो रोहन की उम्र हो जाएगी वो अगर अभी x का है तो 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा x + 3 वर्ष। बात समझ में आ गई। लेकिन ये बताओ अगर रोहन 3 साल बाद 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या उसकी माँ उतनी ही रहेगी क्या? माँ की भी उम्र तो 3 साल बढ़ेगी, यानी इसलिए 3 वर्ष बाद जो माँ की उम्र है वो अगर अभी x + 26 की है तो उसकी उम्र भी +3 हो जाएगी, यानी जो उम्र हो गई उसकी वो x + 29, यानी इतने वर्ष उसकी माँ की उम्र हो जाएगी। कै वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। दोनों की उम्रों का गुणनफल 360 हो जाएगा, इसलिए रोहन की उम्र x + 3, उसकी माँ की उम्र x + 29, इनका गुणा करेंगे तो बनता है 360। अब इसे हमें द्विघात समीकरण में बदल लेना है। तो x का गुणा x में किया तो x², x को 29 में गुणा करोगे तो 29x, 3x 3 का गुणा किया तो 3x आ गया, और 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87 ये आ गया, राइट है, बराबर आ गया 360। ये बना x² + 32x + 87। एक साइड पे ध्यान रखना 0 ही लाना है, तो -360 बराबर कितना? 0। यानी ये हो गया x² + 32x
और प्लस इधर घटाओगे तो माइनस आएगा, क्योंकि 360 बड़ा है, माइनस का है वो, तो 3 आया और इधर 15 में 8 गए, 7 आया और इधर 273 बराबर कितना? 0। यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। इसी में दूसरे का ही चौथा नंबर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए तीसरे का चौथा नंबर देख लो। तीसरे का चौथा नंबर है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब आप यहीं से शुरू कर दो। माना रेलगाड़ी की चाल ये है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसका मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो दूरी तय करना है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो बताओ समय कितना लगेगा उसको? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये हो गया 480 और बटे कितना? x। इतने घंटे का समय उसको लगेगा अगर वो उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आगे क्या कहा है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। अब यदि चाल ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो अगर चाल पहले तुमने x कहा था तो अब उसको 8 किलोमीटर कम कर दो। तो बताओ अब चाल कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय लगता है वो 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो पहले तो तुम समय निकालो। तो देखो अब समय कितना आएगा? जाना उसको 480 किलोमीटर ही है, मगर चाल धीमी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब उसको समय लगेगा दूरी बटे चाल। राइट है। तो अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो उसको समय लगता 480 बटे x घंटा। लेकिन अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसको समय लगेगा 480 बटे x माइनस 8 घंटा। तो ये समय ज़्यादा है इसकी तुलना में। कै घंटा? 3 घंटा। तो इसलिए 480 बटे x माइनस 8, ये जो समय है ये 480 बटे x समय से 3 घंटा ज़्यादा है। तो +3 कर दिया। अब आप 480 बटे x को इधर उठा लाओ। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस हो जाएगा 480 बटे x बराबर 3। हल करने के तरीके आपके ऐसे होने चाहिए कि समय कम लगे। 480 आप देखो दोनों में ऊपर दिख रहा है, तो 480 को आप ले लो कॉमन, तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x दिस इज इक्वल टू 3 आया। 480 को लिखा रहने दो। इसमें आप लघुत्तम लोगे, लासापा लोगे, एलसीएम लोगे तो x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 कैंसिल तो x कैंसिल तो माइनस और माइनस माइनस प्लस 8 बराबर कितना? 3। इस x से इस x को क्या करो? कैंसिल। 8 का गुणा हो जाएगा तो 8 0 0, 8 अठाई 64, 8 चौको 32, 32 6 38 बटे में आया। x का गुणा करो तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना? 3। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक काम और कर लेते हैं। अगर मान लो 3 से ये कट जाए तो हम क्यों लंबा चौड़ा गुणा करें? 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, देखते हैं कटता कि नहीं कटता। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे कट जाएगा। तो 3 से इसको कैंसिल करो। 3 एक बार गया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1280। अब आप तिर्यक गुणा करो तो आएगा x स्क्वायर
माइनस का 8x, राइट, इक्वल टू 1280 आ गया। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 बराबर कितना, 0। ये क्या हो गया आंसर। तो प्रश्नावली जो 4.1 थी वो आपकी समाप्त हुई। इतने इसमें क्वेश्चन थे और अब हम तुरंत चलते हैं प्रश्नावली 4.2 की ओर, देखते हैं क्या उसमें। देखिए 4.2 जो प्रश्नावली है इसमें कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। कल मैंने आपको मूल कैसे ज्ञात किया था, इसके दो तरीके बताए थे। एक तो सीरीधराचार सूत्र विधि से मूल आप निकाल सकते हो, है ना, और एक आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। तो इस क्वेश्चन में उसने गुणनखंड विधि से कहा है। अब ये क्वेश्चन देखो उसी को आएगा भैया जिसका गुणनखंड क्लास 9th का मजबूत होगा। इसीलिए क्लास 9th में जब टीचर पढ़ाता है आपको तो गुणनखंड पर विशेष ध्यान देता है, क्योंकि फैक्टर या गुणनखंड का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका देखिए, और पहले में कई भाग हैं जिनमें सबसे पहला भाग है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 कहता है इसके मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करना वो भी गुणनखंड विधि से। तो देखो -10 के आप ऐसे दो गुणनखंड करो, हालांकि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता दूं। -10 के आप ऐसे दो गुणनखंड करो कि माइनस का 3 आए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 होता है, तो 5 और 2 आएगा। मगर माइनस का 3 लाना है तो माइनस का 5 करो और प्लस का 2 करो। अर्थात इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर कितना, 0। जोड़ा बना करके कामन ले लो तो ये आ जाएगा x कामन, तो आया x माइनस 5, यहाँ प्लस का 2 कामन तो x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आए x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी गुणनखंड करना है, तो आपको मालूम है कि 2 और -6 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 आया। इस -12 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि गुणा करो तो -12 आए, मगर जोड़ो तो प्लस का 1 आ जाए, राइट है। तो क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 3 12 होता है। जोड़ा बना के कामन लीजिए, क्या कामन है, 2x कामन, तो x प्लस 2 आया। यहाँ से माइनस का 3 कामन लो तो ये भी x प्लस 2 आया, राइट। अब एक कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरे में आ जाएगा 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि आपने कहा कि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 आ गया, और यदि आपने कहा कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2 आ गया। तो इस प्रकार इसके दो मूल आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू -2 और एक आ गया x इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा नंबर। क्लास 9th और 10th में बच्चे अंडर रूट देख करके भयभीत होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है वो अंडर रूट पे दिया है, तो आइए हम इसका तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, ये पहले का तीसरा है, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है 7x प्लस है 5 √2, दिस इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है ना। तो कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले ये √2 और इधर 5 √2, इनको गुणा करो। √2 का गुणा 2 होता है, और 5 में जब 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा, यानी आया 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, यानी 5 आया और 2 आया। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिखा √2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक लाइन समझना है। जब आप इन दोनों को देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों में केवल x कॉमन है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, देखिएगा एक लाइन और,
√2x² लिखा, ये बताइए 2 को हम लिख सकते हैं √2 फिर इंटू √2, यानी इसको लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और इंटू x। तो 2 की जगह पे √2 इंटू √2 आप लिख सकते हो, प्लस 5x प्लस 5 √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या है, जोड़ा बनाओ, क्या कॉमन है दोनों में, √2 कॉमन है, साथ में x कॉमन है, तो बचा x प्लस √2। यहाँ पर तो साफ साफ 5 कॉमन है, तो ये भी आ गया x प्लस √2 और दिस इज इक्वल टू 0। तो एक कोष्टक में तो आ गया x प्लस √2 और दूसरे में आ गया √2x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तरीका वही, फिर एक बारी से 0 करो और एक बारी से 0 करो। तो यदि x प्लस √2 दिस इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आया माइनस √2, पहला आंसर आया। और यदि आपने कहा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 2x बराबर -5, तो x इज इक्वल टू -5/2। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि कोई कठिन नहीं है, अंडर रूट में भी इसी तरह सॉल्व किया जाता है। तो अब इसका चौथा नंबर भी देख लीजिए, फिर पांचवा आप अपने मन से, हालांकि मैं चाहता हूं कि चौथा और पांचवा आप खुद करें और ना तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल तो चौथा क्वेश्चन मैं देखे लेता हूं है क्या। चौथे में है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो देखो भैया सिर्फ एक काम कर लेना, एलसीएम ले लेना तो 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आप चौथा और पांचवा स्वयं से करिए और ना आए तो बताइएगा। जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करो। अब उदाहरण नंबर 1 है क्या, उदाहरण नंबर जो 1 दिया है उससे देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या है। उदाहरण नंबर 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। देखिए ये उदाहरण नंबर 1 में दिया है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अगर आप जान के पास मान लो x कंचे हैं तो जीवंती के पास अपने आप बचेंगे 45 माइनस x कंचे। तो एक के पास x कंचे हो गए और दूसरे के पास हो गए 45 माइनस x और दोनों के 5-5 कंचे खो गए। तो जिसके पास x थे उसके पास बचे x माइनस 5 और जिसके पास 45 माइनस x थे उसके पास बचे 40 माइनस x और इनका गुणनफल है 124। तो गुणा करके 124 करके द्विघात समीकरण बना के हल कर लेना है, तो ये हल हो जाएगा। राइट है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्नावली 4.2 किताब अपने सामने रखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं जिनका योग ये बराबर दिया है 27 और गुणनफल ये बराबर दे दिया गया है 182। समझिए जरा, आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो। अब दो संख्याओं में जैसे आपने कहा माना पहली संख्या ये है x। अब अगर तुमने एक संख्या को x मान लिया तो दो संख्याएं थी जिनका योग था 27, यानी दोनों मिल जाएं तो क्या होंगी 27। तो ये बताओ अगर एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या अपने आप बचेगी
27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल 27 था। तो अगर एक एक्स होगी तो दूसरी होगी 27 माइनस एक्स। दोनों का गुणनफल तो दोनों का गुणा कर लो तो ये बराबर है 182। अब देखिए अगर गुणा करें इसका तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आया 182। उधर लेके चले जाओ तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले जाना है, एक्स स्क्वायर, अच्छा दोनों को उधर ले जाना, चलो मैं इधर जीरो की देता हूँ। तो जीरो बराबर एक्स स्क्वायर हुआ प्लस का 27 हुआ माइनस का एक्स, ये देख लीजिए माइनस 27x प्लस 182, राइट है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमको मिला एक द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 142 के ऐसे दो गुणनखंड करो, 182 के सॉरी 182 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि 27 आ जाए। 182 के अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते तो एक तरीका है, देखिए आप 182 ऐसे लिखो, इसके फैक्टर कर डालो, 2 से काटा 2 नाम 18, राइट, 2 एक नम 2, फिर क्या हुआ 7 से कटेगा 13 सत्ते 91, फिर 13 बार। अब इन दोनों के एक साथ कर दो तो 14 गुणे 13 अगर करेंगे तो 182 आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x धन 182 बराबर 0। बात समझ में आ गई। जोड़ा बना करके कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में x माइनस 13 आया और एक में x माइनस 14 आया। अब थोड़ा सा साल्ट कट कर लो, जब इसे 0 करोगे तो x बराबर 13 आएगा और जब इधर x माइनस 14 को 0 करोगे तो x बराबर 14 आया। इसका मतलब x की दो वैल्यू आई, एक 13 आई एक 14 आई। इसका मतलब जो संख्या है दोनों वो एक है 13 और एक क्या है 14, यानी संख्याएं हो गई, ये हो गई 13 और 14। उत्तर की जांच करना हो तो दोनों को जोड़ोगे तो 27 आना चाहिए, तो जोड़ा तो 27 आया और गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ में आ गई है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग है 365। बिल्कुल आसान सा सवाल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो आपने कहा माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ये हैं x तथा x प्लस 1 है। क्रमागत का मतलब जस्ट आगे वाली लेना है। तो अगर एक को तुमने x कहा तो उसके आगे वाली अपने आप उसमें एक प्लस होके आ जाएगी, यानी ये पहली संख्या अगर x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। इनके वर्गों का योग तो कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योग ये बराबर है 365 365। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए संख्याएं तो हमने मानी ही हैं, पहली है x, उसकी जस्ट अगली है x प्लस 1, तो उनके वर्गों का योग, यानी वर्गों का योग, योग का वर्ग नहीं, इसमें लड़के गलती करते हैं, वर्गों का योग, पहले वर्ग फिर योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 365। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x बराबर आ गया 365। यानी ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 365 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म
एक साइड पे 0 करोगे तभी बनेगा। ये क्या हो गया, 2x² प्लस का 2x माइनस 364 बराबर 0। देखिए जब इस तरह का आपके पास समीकरण द्विघात समीकरण मिल जाता है तो छोटा बनाने के लिए देखो कि क्या एक ही संख्या से ये कैंसिल होंगे। जैसे 2 से कटेगा 2 एक अन्नम 2, फिर 2 से कटेगा तो प्लस x, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर कितना 0। 182 अभी मुझे लगता है हम 182 का ही गुणनखंड किए थे, जिसमें जोड़ो तो क्या आता था 27, है ना। तो हमने किया था एक आया था 13 और एक आया था 14, है ना। गुणा कर लीजिए, 13 चौक 52, 13 एक अन्नम 13 और 13 5 18। ये देखिए, मगर यहाँ माइनस का है तो हम क्या करें कि इसमें हम 13 को माइनस का कर लें, 14 को प्लस का कर लें, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पर x² के साथ कोई गुणांक नहीं हो तो आप डायरेक्ट गुणनखंड लिख सकते हो। डायरेक्ट का मतलब जैसे प्लस का 14 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर कितना 0। तो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तभी करना जब x² के साथ जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो 1 हो, 1 हो। बात समझ में आ गई। तो यदि हमने कहा कि x प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 14 आएगा, जो कि हम ले नहीं सकते, ये अग्राह है। क्यों? क्योंकि कहा है धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, यानी धनात्मक होना चाहिए। यदि हमने कहा x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आया 13, यानी जो पहली संख्या आ गई वो 13 आ गई, तो उसके आगे वाली क्या हो जाएगी 14 है। यानी इसलिए हम कह सकते हैं संख्याएं, ये उत्तर आएगा लास्ट में, संख्याएं बराबर 13 तथा 14, अंग्रेजी में बोलूं तो 13 और 14। तो ये क्वेश्चन था चौथा नंबर। पांचवा नंबर का सवाल देख लेते हैं, क्या है पांचवा नंबर। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये दिया है। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, जो कर्ण दिया है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हमको शेष भुजाएं उसकी ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखो, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ये तो यहाँ पर A कहा, यहाँ पर B कहा, यहाँ पर C, और ये 90 हो गया, तो ये कर्ण हो गई 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर दे दी गई है। ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो अगर मैं आधार को x बना दूं तो ये अपने आप 7 कम हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम कह सकते हैं कि माना त्रिभुज का आधार ये बराबर है x सेंटीमीटर, इसलिए जो ऊंचाई है वो बराबर हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं आ गईं। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में थी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो 13 का वर्ग होगा वो x का वर्ग प्लस x माइनस 7 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। 13 का वर्ग हो गया 169, ये बराबर हो गया x स्क्वायर, और x माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, अर्थात ये हो गया 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49।
इसको भी इधर लेके चले जाओ तो 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर कितना आया 0। यानी समीकरण बन रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 2x² माइनस 14x, और जब घटाओगे तो माइनस में आएगा, ये 0 आ गया, 2 आ गया, 120 बराबर कितना 0। फिर मैंने कहा था कि इसको थोड़ा और सरल करो, तो 2 से काटो तो x² माइनस 7x और ये 60 बराबर कितना 0। 60 के ऐसे दो गुणनखंड यानी फैक्टर करो कि 7 आ जाए, 60 के कर सकते हो गुणनखंड, 7 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 में 5 गए 7। यानी इसको आप लिख सकते हो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर कितना 0। मैंने कहा था x² के साथ अगर कोई गुणांक ना हो तो आप इसको डायरेक्ट गुणनखंड बता सकते हो। अब यहाँ से डायरेक्ट x के दो मान आए, एक तो आया 12 सेंटीमीटर और एक आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस का 5 सेंटीमीटर आप ले नहीं सकते, 12 क्योंकि ये माइनस है, भुजा कभी ऋणात्मक होती नहीं त्रिभुज में, तो 12 सेंटीमीटर आया और आपने आधार माना था x, यानी आधार आ गई कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये हो गई। और जो ऊंचाई है वो इससे 7 कम हो जाएगी, तो इससे 7 कम कर दो तो वो कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो छठवां क्वेश्चन है इसका और आखिरी इस प्रश्नावली का 4.2 का आखिरी क्वेश्चन, छठवां नंबर, देखिए क्या है छठवें नंबर के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये है तो कह रहा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। अब जरा सुनो ध्यान से, हमसे पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो, तो हम करेंगे क्या कि हम मान लेंगे कि माना बर्तनों की संख्या है x और प्रत्येक नग की लागत को y भी मानेंगे, तब भी बाद में ये द्विघात समीकरण बन के आ ही जाएगा। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है, फिर से सुन लीजिएगा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो जैसे हमने कहा कि माना विशेष दिन, अब एक दिन की बात किसी दिन विशेष की हो रही है, तो माना एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने इसको क्या मान लिया x, राइट है। इस क्वेश्चन को जब फिर आप पढ़ोगे तो लिखा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, बर्तनों की संख्या कितनी है x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी बनाने में जो रुपया लग रहा है वो कितना लग रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो कि आपने x मानी है, इसके दुगने से यानी 2x से 3 अधिक है, ये देखिए। और कुल निर्माण लागत, तो जरा सुनो ध्यान से, आपके पास कितने बर्तन हैं टोटल, x हैं, एक बर्तन बनाने में इतना रुपया लगता है। तो चूंकि एक बर्तन बनाने में इतना रुपया लगेगा, इसलिए सभी x बर्तनों की निर्माण लागत बराबर, देखिए ये जो है ना प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। क्वेश्चन क्या था, कहा था प्रत्येक नग की निर्माण लागत कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा है। आपने माना कि कुल बर्तन है x,
तो एक बर्तन की निर्माण लागत, एक नग का मतलब एक बर्तन, तो एक बर्तन की निर्माण लागत कुल बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। इसका मतलब सभी x बर्तन की जो निर्माण लागत आएगी वो x गुणे 2, ये बराबर है 90 रुपया। इसलिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90, क्योंकि ये भी कुल निर्माण लागत ही तो है। 90 को इधर उठा लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। अब 90 का गुणा करो तो आया, अब इसके गुणनखंड करना है तो 90 में तब 2 का गुणा करोगे तो 180 आया। 180 के ऐसे 2 गुणनखंड करो कि प्लस का 3 आ जाए। अब देखो 180 का गुणनखंड क्या हो सकता है ना। तो अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 180 के गुणनखंड ऐसे करो, 2 से काटा 90 आया। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो एक लाइन का है। फिर 2 से करो 45 आया, फिर 3 से करो है ना 15 आया, फिर 3 से करो 5 आया, फिर 5 से करो 1 आया। अब इसमें देखो जैसे 2 दूनी 4 तई 12 कर लिया और 5 तई 15, तो 15 गुणे 12 180 होता है। मगर 15 और 12 में 3 का अंतर भी होता है, देख लो। इसका मतलब एक गुणनखंड आप 15 बना लो और एक बना लो 12, यानी इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। जोड़ा बना के कामन लो तो x कामन है तो 2x धन 15 एक कोष्टक में। और यहाँ देखिए कितना कामन है, यहाँ कितना कामन है 6 कामन है माइनस का, तो ये भी आया 2x प्लस 15 है बराबर कितना 0। तो एक कोष्टक में आ गया x माइनस 6 और एक में आ गया 2x धन 15 बराबर कितना 0। अब यदि तुमने कहा कि x बराबर 6 सॉरी x माइनस 6 बराबर 0 तो x की वैल्यू 6 आ गई। और यदि तुमने कहा कि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो यहाँ से x निकालोगे तो आएगा माइनस का 15/2। ये अग्राह है। क्यों अग्राह है? माइनस में आ रहा है देखो। और ये जो आपने x माना है वो बर्तनों की क्या मानी है? संख्या। बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए बर्तनों की संख्या ये टोटल आई 6 और प्रत्येक की निर्माण लागत, प्रत्येक की निर्माण लागत ये बराबर है 2x प्लस 3 यानी 6 दूनी 12 और 12 3 15 रुपया। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.2 भी हो गई समाप्त। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन। प्रश्नावली 4.3 में काफ़ी क्वेश्चन है और बड़ी प्रश्नावली है। देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन हम इस वीडियो में दिखा सकते हैं, जो बचेंगे उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाना ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि देखिए गुणनखंड आपका मजबूत होना चाहिए और ये गुणनखंड विधि से आना चाहिए। गुणनखंड भी कई प्रकार से आपके थे पूर्ण वर्ग बना करके, जिनमें एक था। तो पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आप समझ गए, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो पहले तो ये चेक करना है कि क्या इनके मूलों का अस्तित्व है। तो देखिए इधर 2x क्यूब सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो अच्छा दूसरा भी मैं लिखे देता हूँ इधर। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, और इसके पहले वाली वीडियो में बार बार आपसे बता रहा हूं कि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसे डाल दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या इनके मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ पर इसकी तुलना करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे आप इसकी तुलना कर दो। तुलना करने पर तो जब आप तुलना करोगे तो देखो भैया a बराबर क्या आएगा 2,
b बराबर -7 और c बराबर कितना आ गया 3। पहले तो ये काम कर लो। अब आपको ध्यान होगा डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर जिसको मैंने कहा था वो d होता है और d होता है b² - 4ac। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि b² - 4ac की वैल्यू निकालना है। तो जब तुम b² - 4ac की वैल्यू निकालोगे तो -7 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3, तो -7 का स्क्वायर 49 आ गया। 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ये देखिए तो कितना बचा 25, और 25 ये 0 से क्या है बड़ा है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि b² - 4ac की वैल्यू चूँकि d इज ग्रेटर देन 0 यानी b² - 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब हम तुरंत जान गए कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यानी इसके मूल रियल होंगे और निकाले जा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हुए यहाँ पर हल करते हैं इसको, ठीक है। तो अब अगर इस मूलों का अस्तित्व है तो इसका मतलब हमें इसको ज्ञात करना है, राइट है। तो मूलों को ज्ञात करने को पूर्ण वर्ग विधि से, यानी आपको पूर्ण वर्ग विधि लगाना है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0, अब आप ध्यान से सुनिएगा पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है। जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो सबसे पहले x² के गुणांक में जो कुछ भी लिखा हो उसे हटा दो, यानी दोनों पक्षों में भाग दे दो। तो आप क्या करो कि दोनों पक्षों में 2 से, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिए, आप लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर तो ये आ गया x² -7/2x + 3/2 = कितना आया 0। अब देखो जरा ध्यान से, इधर देखिएगा एक लाइन इधर, ये जो -7/2x आता है इन दोनों को देखना है आपको। तो देखिए ये x² है और इसमें भी x है। अगर x² मिल गया आपको और फिर x भी मिल गया तो जो x वाला पद होता है वही 2ab माना जाता है, जहाँ a होता है कितना x। तो x से x कैंसिल कर दो तो जो 2b का मान है वो -7/2 लिखा है, यानी ये जो -7/2 है ना ये 2b यहाँ लिखा है, यानी जो b है वो -7/4 कहलाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, मैं बता दूं आपको, ये जो बीच में लिखा है x, जिसमें x है वो चूँकि x यहाँ पर आप वर्ग में देख रहे हो तो ये जो x वाला पद है ये 2ab माना जाएगा, जहाँ a का मान x कहलाता है, यानी 2b है -7/4 तो b आएगा -7/4, चूँकि 2b है -7/2। बात समझ में आ गई। इसलिए अब हम करेंगे क्या कि x² -7/2x, ये जो b आप निकालते हो इसका वर्ग जोड़ देना है और इसी का वर्ग घटा देना है, यानी देखिएगा जरा, प्लस -7/2 का वर्ग, सॉरी 4 का, इसका वर्ग जोड़ा और इसी का वर्ग घटा दिया, बाकी कोई फर्क नहीं, वो जो लिखा है वो लिखा रहने दिया। जो b आया, फिर से सुन लो, जो b आए उसका वर्ग जोड़ दो और उसका वर्ग घटा दो, तो क्वेश्चन वही बना रहा, ये आपको जितना जोड़ना है उतना घटा देना है। तो देखो इधर ये बन गया x² -7/2x और प्लस -7/2 का स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 49/16 -49/16 और धन का 3/2 बराबर 0। अब आपको ये एक साथ ले लेना है, तो जब इसको एक साथ ले लोगे तो ये बनेगा x माइनस, चूँकि यहाँ माइनस है तो x -7/4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। यहाँ आप माइनस ना लगाएं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये माइनस सिर्फ इसलिए है कि सूत्र में हमें माइनस रखना है a - b का होल स्क्वायर, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ माइनस लगाया कि प्लस लगाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप भी माइनस रखो चाहे ना रखो। तो ये बराबर, अब सुनो इधर, ये बराबर करके बाकी को जो अचर पद है उसको उधर कर दो, तो 49/16 है और माइनस का 3/2, अर्थात x -7/4 का स्क्वायर, यहाँ लघुत्तम में आ गया 16, तो 49
24, यानी ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 25/16। बात समझ में आ गई? अब देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लोगे तो ये आ गया x माइनस 7/4 बराबर वर्गमूल प्लस का भी निकलेगा माइनस का भी, और ये आ गया 5/4। अब दो वैल्यू यहाँ आई, एक प्लस की आई और एक माइनस की, तो एक बार प्लस की ले लो और एक बार माइनस। तो पॉजिटिव लेने पर यानी धनात्मक लेने पर तो x माइनस 7/4 ये बराबर होगा प्लस का 5/4, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4 यानी x बराबर 12/4, तो x बराबर कितना आ गया 3, ये x का पहला मान आ गया। जब निगेटिव लोगे, निगेटिव लेने पर तो x माइनस 7/4 ये देखिए यहाँ से बराबर आएगा माइनस का 5/4, तो x बराबर माइनस का 5/4 और धन का 7/4 यानी x बराबर आ गया 2/4, यानी x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हो गया 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो कि पूर्ण वर्ग बनाना एक तरह से श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन करवा लिया आपसे उसने। तो बात समझ में आ गई? इसी प्रकार इसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसी प्रकार तीसरा है और इसी प्रकार चौथा है। तो अगर कहिए तो एक आध क्वेश्चन हम इसके और कर दें, राइट है ना? तो एक चीज़ मैं आपको सूचना एक बार फिर से बता दूं, जल्दी ही एक नया यूट्यूब चैनल मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 9th और 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे, हिंदी मीडियम में होंगे, जिन्हें आप आराम से तैयार कर सकते हो मेरे वीडियोस को देखते हुए। और जल्दी ही मैं उसका नाम आपको बता दूंगा आजकल परसों के बीच में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री के देखिएगा वीडियोज़, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ होंगे। अब इसमें देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं चाहूँगा इस दूसरे क्वेश्चन को आप लगा के देखना। ये क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर लोगे। जो तीसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस का 4√3x और प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। इसको भी हमें कह रहा है कि सॉल्व करो और पूर्ण वर्ग बना के। तो सबसे पहले d की वैल्यू देखो, b² माइनस 4ac होता है, b का मान 4√3 तो इसका स्क्वायर, और माइनस 4ac तो 4, a का मान 4 और c का मान 3। तो ये आ गया 4 चौक 16 × 48 और ये भी आ गया 4 चौक 16 × 48, अर्थात ये क्या हो गया 0। तो b² माइनस 4ac का मान अगर या तो 0 है और या 0 से क्या है बड़ा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। इसका मतलब इसके मूल अस्तित्व में हैं, यानी मूलों का अस्तित्व है। तो फिर पूर्ण वर्ग बना के इसे करना है, और पूर्ण वर्ग बनाना मैंने जानबूझ के अंडर रूट का क्वेश्चन लिया था और ये वाला आपको करने के लिए दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे अंडर रूट में करेंगे। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि 4x² प्लस 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले x² के साथ 1 होना चाहिए, यानी 4 से भाग दे दो। तो जब 4 से भाग दोगे तो x² प्लस √3x और प्लस का 3/4 दिस इज इक्वल टू 0। फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो x के साथ होगा वो 2ab माना जाएगा। तो 2ab बराबर √3x, मगर a यहाँ पर x है, तो x से x कैंसिल किया तो 2b बराबर आ गया √3। और सरल शब्दों में समझना हो तो जो x का गुणांक होता है वही 2b होता है। सुन लो, जो x का गुणांक होता है वही 2b होता है, यानी b बराबर आ गया √3/2। तो जो b की वैल्यू निकाल लो तो उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसका स्क्वायर घटा दो, यानी इसमें हम करेंगे x²
प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर घटा दो, बाकी 3/4 जो लिखा है लिखा रहने दो। अब ये जान तो किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। बाकी को उधर ले जाओ तो अंडर रूट 3 का वर्ग 3, तो 3/4 ये माइनस का होगा। बहुत अच्छा, देखिए ना इधर 3/4 माइनस का और प्लस का 3/4 बराबर 0 और ये कैंसिल हो गए। अर्थात x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर ये बराबर आया 0, तो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर भी कितना 0, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो 0 ही आएगा। इसलिए x बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 3/2 और यही x का क्या हो गया मान। अब तुम सोच रहे होगे कि यार दो द्विघात है तो दो मान आना चाहिए, यहाँ तो एक ही मान आया। भैया इनको चाहे एक मान कहो चाहे दो मान कहो, क्योंकि b² - 4ac 0 के बराबर था। इसका मतलब होता है कि समीकरण के दो मूल तो हैं मगर दोनों आपस में क्या हैं, बराबर। तो चलिए अब आज यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्नावली ये थी 4.3 थी, इसमें काफ़ी सवाल हैं, इसलिए हम 4.3 और 4.4 प्रश्नावली के लिए